हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है ये अनुपात और समानुपात का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में पूरा बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को बता चुका हूं। सेकेंड पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो व्यापम द्वारा 100% मानकर चलिएगा कि वही सवाल फंसेगा नहीं तो कुछ तो चेंज करके देगा, लेकिन हूबहू वही पैटर्न रहेगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए कि जो बहुत मजेदार है ना। बिल्कुल कहा जाए तो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ऐसा सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तो आप कोई सा बुक खंगाल कर देख लो। क्लियर है? ठीक है। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है उन सब के बारे में। और कई सारे स्टूडेंटों का कहना है कि भाई जल्द से जल्द ज्योमेट्री 2D और 3D बेस्ड आपके जो पार्ट है वो आना चाहिए। तो कल नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हमारा 2D पर आधारित होगा, तो कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। दोस्तों देखिएगा, पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या बोला गया है यहाँ पर कि भाई एक्स राशि को ए अनुपात बी और सी के अनुपात के रूप में बांटना है आपको। तो सही कथन का पहचान करना है कि भाई एक्स का पहला भाग क्या इतना हो सकता है, एक्स का दूसरा भाग क्या इतना हो सकता है, एक्स का तीसरा भाग क्या इतना हो सकता है, और एक्स के सभी भागों का योग क्या इतना हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम छापने वाला डेटा है। बता रहा हूं, मैंने एक चीज तो समझ गया कि भाई मान लो मैं एक्स को ए बी और सी के रूप में बांटना चाहूं तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि भाई इसको ए के रूप में बांटूंगा, प्लस इसको बी के रूप में बांटूंगा, कुछ तो भाग होगा भाई उसका, और इसको मैं सी के रूप में क्या करना चाहूंगा, बांटना चाहूंगा। क्लियर दोस्तों? अब यदि मैं ये कहूं कि x बराबर, यदि यहां पर देखो k है, यहां पर भी k है और यहां पर भी k है, तीनों जगह एक ही अंक है, तो उसको मैं कॉमन के रूप में बाहर निकाल दिया k को, तो अंदर में क्या बच गया, तो मैंने कहा a प्लस बी प्लस क्या बच गया दोस्तों, सी बच गया। क्लियर है? अब मैं ये कहूंगा कि भाई के को उधर रहने देता हूं, मैं ए प्लस बी प्लस सी को पक्षांतर कर देता हूं, क्योंकि हर एक जगह नीचे में ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी दिया गया। क्लियर है? तो मैंने कहा यदि पक्षांतर कर दूंगा तो के का मान मुझे मिल जाएगा एक्स बटे कितना, तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। मानते हो? अभी मैं बताया था कि पहले भाग को जब मैं बांटूंगा तो पहले भाग को ए के रूप में देना पड़ेगा, दूसरे भाग को बी के, और तीसरे भाग को मैं सी के रूप में बांटूंगा। दोस्तों मानते हो भाई इस चीज को? अब ध्यान से देखना, यदि पहला भाग एक ही है, ए के है, तो क्या मैं इस साइड ए में के का गुणा कर सकता हूं? भाई आप कहोगे जी, है ना। तो इस साइड भी मुझे ए में के का गुणा ए का गुणा करना पड़ेगा, तो जब ए का गुणा करूंगा दोस्तों आप खुद देख पाओगे इसको, तो ये हो जाएगा ए एक्स, नीचे में तो वही रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं एक चीज तो नोट किया कि पहला भाग की वैल्यू किसके बराबर होगा, ए एक्स बटे ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। इसका मतलब ये जो पहला कथन है करेक्ट है। मैंने एक चीज और नोट किया कि भाई यहां पर ए है तो ऊपर में भी ए आ गया, इसका मतलब यहां पर बी होता तो ऊपर में भी बी आता। एक्स का दूसरा भाग हमने बी के को माने हैं, है ना, तो भाई ऊपर में भी यहाँ पर बी है, तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एक्स का तीसरा भाग तो मैंने सी के मान लिया है, मतलब ऊपर में सी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपके पास सी है, इसका मतलब एम भी सही है। अब भाई सभी भागों को यदि मैं मिलाकर बांटूंगा तो आप एक चीज तो कह सकते हो कि भाई ए प्लस बी प्लस सी के सम के बराबर होगा, जो भी होगा। क्लियर है? तो ये वाला भाग भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, केवल के एल एम और इन सभी के सभी जो आपका ऑप्शन है, कथन है, वो क्या होगा, सत्य होगा। मजा आ रहा है अभी क्लास? ध्यान से पढ़ना, ऐसा डेटा कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। मैं गुमराह नहीं करता, वास्तविक चीज बताता हूं मैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल गजब का, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये कि भाई अमीन पटवारी का हमारे चैनल द्वारा, है ना, ऑनलाइन क्लासेस, साथ में उसके साथ टेस्ट सीरीज भी रहेगा, और ये आपको सीजी मैपोलॉजी जो ऐप है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, यहाँ पर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर है? मान लो आपको दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर, है ना, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। नंबर है मेरा 75 870 56
55,9 पर डायरेक्ट आप बात करके, है ना, कोर्स को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। अमीन पटवारी का, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ्स, वो भी नए पैटर्न के जैसा पूछा जाता है, कंप्लीट आपको रीजनिंग न्यू पैटर्न पर आधारित, प्लस आपके पास न्यू पैटर्न के जितने भी ऑल ओवर होंगे, चाहे आप कंप्यूटर की बात करो या ऑल अदर की, वो सब के सब आपको मात्र 599 रुपए के प्राइस पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है। तो जम के तैयारी कीजिएगा और सिलेक्शन लेना है दोस्तों, है ना, सिलेक्शन लेना ही है हमको। 85 प्लस नंबर किसी भी हाल में लाना है भाई। यदि ऐसे तैयारी करेंगे तो 40 के 40 नंबर मैथ से ला सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लाना। क्लियर है। लेकिन सही दिशा और सही तरीका से करें तब। ये गजब का सवाल है दोस्तों, गजब का ना। क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का पहचान करके आपको बताना था। मैंने आपसे एक चीज कहा कि भाई कई राशियां जिनमें पहली और दूसरी राशि में वही अनुपात होता है जो दूसरी और तीसरी राशि में, और यह तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के भी बराबर होता है, तो यह सतत अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है बोला गया, सतत। क्या ऐसा होता है? मैं सतत अनुपात के बारे में इतना तो जानता हूं कि मान लो ए और बी, है ना, बराबर सी और डी, बराबर डी और ई, बराबर ई और सॉरी एफ, और आगे आप बढ़ना चाहोगे एफ, और आपके पास आ जाएगा एच। एफ और जी हो सकते हैं ना भाई, एफ और जी। तो इस प्रकार से कंटिन्यू सभी के सभी राशि एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सतत अनुपात बोलते हैं, कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्लियर है, याद रखना, रेशो बोलते हैं। इसका मतलब हमारा जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट है ना। ये लिख लो, ये आने वाले सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवालों में से एक है दोस्तों। क्लियर है। हमको पता होता नहीं कि क्या सतत है और क्या नहीं है ना, और हम फंस जाते हैं। भाई हम फंसेंगे नहीं ना यदि हम सही तरीके से तैयारी करेंगे। फिर बोला गया है यदि ए बी सी डी ई राशियां इस प्रकार हो तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। इसी चीज को तो मैं लिखकर बताया हूं यहाँ पर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ये क्या होगा, क्या सतत अनुपात कहलाएगा भाई? लगता है तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल, इसका मतलब हमारा कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होने वाला है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, फिर मिलान करके आपको बताना था। सूची 1 में कुछ आपको डेटा दिया गया है जिसका अनुपातिक वैल्यू आपको सूची 2 में दिया गया है। करेक्ट चीज का पहचान करना है। पहला दिया गया है कि भाई 250 ml और 1 लीटर के बीच क्या अनुपात हो सकता है। मेरे दोस्तों एक चीज बताओ, 250 ml तो ठीक है हमारे पास, एक डेटा ml में है तो दूसरा डेटा भी ml में होना चाहिए, मानते हो? तो मैंने कहा कि 1 लीटर में कितने ml होता है भाई? जब आप पानी के बाटल बिस्लेरी है या जो भी आप खरीदते तो वहां पर लिखा होता है 1 लीटर करके। तो 1 लीटर में दोस्तों 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml। हमेशा याद रखना, एक ही प्रकार के डेटा का अनुपात निकाल सकते हो, मैं बताया था। अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग चीजों का अनुपात नहीं निकलता। लड़का और लड़की का अनुपात नहीं निकलेगा, क्योंकि लड़का अलग है, लड़की अलग है। क्लियर है। अनुपात संख्याओं का निकलता है भाई, एक जैसे। क्लियर है। तो यहां पर मैंने कहा ये 250 ml तो ये भी 250 ml। हाँ, अब हम अनुपात निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 25 कम 25, और ये 25 चौके होता है 100। तो अनुपात क्या होगा दोस्तों? मैंने कहा एक अनुपात क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने कहा के का तो तीसरा होगा। फिर हम बात करते हैं 30 सेंटीमीटर और 5 मीटर, है ना, मीटर के बीच। तो मैंने कहा 30 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में क्या 500 नहीं होगा? क्या होगा? तो अनुपात मैंने कहा 500 मीटर के बराबर होगा। होगा भाई। ये भी मीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में। ये दोनों के दोनों किस में हो गए? सेंटीमीटर में। अब हम कहेंगे कि 1 0 से 1 0 कट गया, अब तो निकटेगा 3 अनुपात क्या होगा? 50। ठीक है भाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैंने कहा एल का तो पहला होगा। मानते हो आप? आगे हम बढ़े तो आप एक चीज और नोट करोगे कि 60 मीटर और 0.6 किलोमीटर। मैंने कहा ये 60 मीटर दिया गया है दोस्तों। हमको एक चीज पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यहां पर दिया क्या है हमारे पास? 0.06 किलोमीटर। तो हमको तो पता है 1 किलोमीटर में 1000, मतलब 1000 का मैं क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। अब आप जब 1000 का गुणा करोगे तो ये 60 का 60 मीटर रहेगा अनुपात। अब बताओ यहां पर गुणा होगा तो क्या 60 मीटर नहीं हो गई?
हो जाएगा भाई। मैंने कहा 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो अनुपात क्या बन जाएगा? आप कहोगे भाई 1:1 बनेगा। तो दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने कहा m का तो आपके पास चौथा होगा। अब जो बचा ये हमारे पास किसका होगा? तो मैंने कहा ये दूसरा का होगा। n का तो करेक्ट आंसर कहाँ है भाई? तो मैंने कहा k का तीसरा, k का दूसरा है, गलत हो जाएगा। k का चौथा है, गलत हो जाएगा। k का तीसरा है, k का तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। l की बात करें तो l का होता है पहला, l का चौथा, ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पूरा देखना है वीडियो को ना, एक भी स्किप किए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मैं पहले बता रहा हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। ध्यान समझना, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, अब यहां पर एक चीज बताओ, पेटी में 1 दर्जन है शीशा आपके पास, मतलब मैं तो समझ गया कि दर्जन का मतलब दुर्जन नहीं भाई, दर्जन। ठीक है, 12 तो होते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना भाई, हमको पता है। अब ये 12 शीशी है और 12 शीशी टूटे फूटे कुछ भी हो, अनुपात तो रहेगा और 12 के रूप में ही रहेगा। मान रहे हो इस चीज को? 12 से ना तो कम होगा और ना ज्यादा होगा। भाई हमारे पास जब 12 वस्तु है तो टूट भी जाए कुछ, तो हम यदि मान लो उनका अनुपात निकालेंगे, भाई कोई एक शीशी कितने बार टूटेगा? अब आपके कहोगे कि चूरा बन गया, हमने चूरा बना दिए। तो भाई चूरा भी बनाओगे तो एक ही बाटल को एक चूरा बनाओगे ना आप। बाटल चूरा बनने से बाटल की वैल्यू खत्म तो नहीं होगा। बाटल तो एक ही है ना आपके पास। आप जब काउंट भी करोगे तो यही कहोगे कि मेरा एक बाटल चूरा हो गया। उसके टुकड़ों का अनुपात नहीं चाहिए हमको तो बाटल की संख्या का अनुपात चाहिए। तो मेरे दोस्तों एक चीज तो समझ गया, यदि ये 12 है तो जितने भी होंगे ये 12 के समतुल्य होने चाहिए। मैंने कहा 2 और 1 कितना हो गया? तो मैंने कहा 2 और 1 3। ध्यान समझना, 3 में भाई मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो आप कहोगे 12 तो हो जाएगा, मानते हो आप? ठीक है भाई, 3 और 1 को जोड़ने पर हो गया 4। भाई 4 में यदि मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 12 हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, 3 और 2 हो गया 5। 5 में मैं, वो भी पूरा पूरा अंश ना, ऐसा ढाई बाई नहीं है ना, तो 5 में पॉसिबल नहीं है। 5 के पहाड़ा में 12 तो नहीं आता, तो मैं कहूंगा ये तो पॉसिबल नहीं है मेरा। 7 और 5 खुद 12 हो गया, तो 12 का 12 मतलब 12 बन सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 4 अनुपातों में से जो 3 अनुपात है ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है 12 बनने के, लेकिन ये जो है ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। ये सब के सब पॉसिबल है। तो मैंने कहा मेरा करेक्ट जो गलत आंसर होगा ये होगा, है ना भाई। कभी भी एम तो नहीं हो सकता उनका अनुपात, तो क्या होगा भाई यहाँ पर? अनुपात निम्न में से कौन होगा? वो भी शीशों का, बिना टूटे हुए शीशों का। तो मैंने कहा के, एल और एन, ये तीनों पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? एकदम करेक्ट आंसर बनने वाला है। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर बहुत ही गजब का सवाल है ये। मान लो कि ये एग्जाम में छप गया, ये एग्जाम में छपने लायक सवाल है दोस्तों, आईएमपी सवाल है ना। बहुत मेहनत के बाद बना है ये सवाल। क्लियर है? क्या बोला गया है? नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनना था। जटिल अनुपात हमने सुने नहीं थे जटिल अनुपात, लेकिन क्या पता, है ना, वो तो व्यापम है, अपना मर्जी चलाएगा, आपका मर्जी थोड़ी चलेगा। आपसे पूछकर सवाल सेट करेंगे क्या, है ना, आपसे पूछकर सेट करेंगे कि ऐसा दे दो। आप तो कहोगे कि घोड़े का चित्र बनवा दो, एक कबूतर बनवा दो, 2-4 ABCD लिखवा दो, बोल दोगे, है ना। व्यापम है, व्यापम अपने तरीके से सवाल पूछेगा, आपको अपने तरीके से तैयारी करना है भाई, तब जाके सिलेक्शन होता है। जटिल अनुपात का मतलब है दिए हुए सभी अनुपातों के पूर्व पदों का गुणनफल दिए हुए सभी अनुपातों के अंतिम पदों का गुणनफल के बराबर होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने कहा जटिल अनुपात में होता क्या है दोस्तों, जैसे कोई भी डेटा है A अनुपात B, फिर B अनुपात C, फिर C D अनुपात E। मैंने ये कर दिया क्या, C अनुपात D, फिर मैंने कहा E अनुपात F। तो मैंने कहा कि भाई ये जो सामने वाला है ये पूर्व पद कहलाएगा, ये पूर्व पद, और ये हमारे पास उत्तर पद बोलो या अंतिम, ये एक अनुपात की बात है। उसी प्रकार दूसरा में भी आपके पास एक पूर्व पद होगा और एक
उत्तर पद होगा। उसी प्रकार तीसरा अनुपात में भी एक पूर्व पद होगा और एक हमारे पास क्या होगा, उत्तर पद होगा। ध्यान समझना मेरी बात। अब जटिल अनुपात में क्या होता है कि पूर्व पूर्व वाले पदों का गुणा होता है। जैसे यहाँ पर पूर्व पूर्व वाले पद कौन सा है, तो मैंने कहा ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है, तो इनका पहले गुणा होगा, मतलब मैं ए सी और ई लिख सकता हूं। उसी प्रकार अंतिम पद बोलो या उत्तर पद बोलो, इनमें कौन कौन सा है, तो आप कहोगे भाई उत्तर पद में आपके पास बी है, फिर डी है और फिर एफ है ना। तो मैं क्या करूंगा, बी इंटू डी इंटू क्या कर देंगे, एफ। इस प्रकार की जो अनुपात बनता है, इस अनुपात को बोला जाता है जटिल अनुपात, और उसका कहना एकदम करेक्ट है, एकदम जो कथन है दोस्तों करेक्ट है। फिर कारण क्या है, तो कारण के रूप में भी इसने एकदम स्पष्ट करके बताया है कि भाई ACE जैसा मैं लिखा हूं उसी प्रकार BDF, इसका मतलब इसका कारण भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मैंने कहा कथन और कारण जो दोनों जो है ये मेरा एकदम करेक्ट है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। जब तक आपको पूरा प्रूफ ना मिले तब तक आप कारण व्याख्या करता है कि नहीं करता है ये आप नहीं बता सकते ना भाई, तो हमको ये सब जानना है भाई। आगे बढ़ते हैं, गजब का सवाल है ये, मान लो कि एग्जाम में छप गया, ये नहीं छपा तो क्या छपेगा फिर। ध्यान से देखो, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया है, A अनुपात B फिर समानुपात C अनुपात D दे रखा है, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मैंने दोस्तों ध्यान समझना, समानुपाती का मतलब मैं एक चीज तो जानता हूं कि A/B बराबर क्या होता है, C/D। भाई समानुपात का मतलब ही होता है बराबर होना, है ना भाई। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपके पास समानुपात, इसका मतलब ही क्या होता है, बराबर होना होता है। तो मैंने एक चीज कहा कि मैं मान लेता हूं कि A का मान 4, B का मान 3, C का मान लिया मैंने 8 और D का मान लेता हूं मैं 6। मैं अपने तरफ से माना हूं, ये चेंज नहीं करूंगा मैं। अब पहले वाले डेटा क्या कहते हैं ध्यान समझो। तो मैंने कहा यदि ये समानुपात है तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि A/B बराबर C/D आपस में बराबर है, हमने यही देखे भाई। तो A का मान 4, B का मान मैं रख सकता हूं 3 बराबर C का मान 8 और D का मान रख दूंगा 6। अब आप एक चीज कहोगे दोस्तों, यहाँ पर 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब इधर भी बराबर 1 इधर भी। भाई ये तो बराबर हुआ, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, इधर भी एक आया उधर भी। मान लो इस डेटा को मैं उल्टा करके चेंज करके लिख देता हूं, ये हो गया आपके पास A/C बराबर B/D लिख दिया गया है। ध्यान से देखना मेरी बात। अब A का मान मैंने मान लिया 4, C का मान हूं भाई अभी मैंने 8, ओके। फिर मैंने B का मान लिया है 3, ओके, और D का मान लूंगा 6। तो आप कहोगे 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। इस साइड भी आधा और उस साइड भी आधा, मतलब ये भी आपके पास क्या है, बराबर है। बराबर तब नहीं होता जब इधर 1/2 और इधर 1 आ जाता, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो के कथन है एकदम करेक्ट है। उसी प्रकार BA और DC ये भी मेरा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। अब हमारे पास मेन देख लेते हैं, उसको भी चेक कर। B का मान 3, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। B का मान 3, उसके बाद A का मान कितना हो जाएगा 4 बराबर, फिर मैंने कहा D का मान 8, D का मान 6 है, D का मान 6 और C का मान 8 है। तो आप कहोगे कि भाई इसको मैं 2 से काट सकता हूँ क्या, 2 से काट दूंगा 2 3 6, 2 से काट दूंगा 2 चौक 8। तो आप कहोगे इधर भी 3/4 इधर भी 3/4, मतलब L भी मेरा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो गया। उसी प्रकार पॉजिटिव की बात करें तो हमेशा याद रखना, यदि ये टर्म में समानुपात है और सेम सेम देखना A+B, फिर उसके बाद C+D, यहाँ पर सामने वाले A को लिया, यहाँ पर सामने वाले C को लिया, तो ये कथन भी क्या होगा, करेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर A-B, यहाँ पर C-D, सामने वाले A को लिया, सामने वाले C को लिया, तो ये भी मेरा कथन क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत ही धैर्य के साथ बनाना, नहीं तो सवाल में गलती होने के चांसेस बहुत है, गलती होने के चांसेस बहुत है, और आपको गलती करना नहीं है, एक नंबर नहीं कटना चाहिए दोस्तों। तो क्या होगा भाई, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, है ना, आप लोग कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करो भाई, है ना, ताकि मैं इसी प्रकार के नए नए सवाल आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपके एग्जाम के लिए कम से कम कुछ हेल्प तो कर पाऊं। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। 40 नंबर का वेटेज है, बहुत बड़ा होता है।
अभी हमने कुछ अनुपात देखे थे, जैसे सतत अनुपात, जटिल अनुपात, इतना तो हम देखे हैं अभी। क्लियर है? उसी बेस्ड पर सवाल आ गया कि मिलान करके बताइए किस अनुपात को सतत अनुपात कहते। तो अभी हम देखे हैं कि जो अनुपात कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे, है ना भाई। मैंने कहा जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो इस प्रकार के जो अनुपात होते हैं ये समानु सतत अनुपात कहलाता है। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला के का। जटिल अनुपात में हम एक चीज देखे हैं कि भाई पहला पद, दूसरे का पहला पद और तीसरे का पहला पद। उसी प्रकार उत्तर पद की बात करें तो b इंटू डी इंटू क्या होगा, ये जटिल अनुपात के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। वर्गमूल अनुपात का मतलब क्या होता है? कोई भी यदि भिन्न आपके पास a बटे बी फॉर्म में है, ध्यान समझना मेरी बात, और आपको मूल चाहता है पूछना, तो हम क्या करेंगे? केवल अंडर रूट लगा देंगे a बटे बी। मतलब मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, अंडर रूट a बटे अंडर रूट बी। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? मैं कह सकता हूं कि m का मान मेरे पास ये है, तो विलोमानुपात तो आपको पता है कि उल्टा ही करना है, कुछ नहीं। तो क्या होगा भाई? मैंने कहा k का होगा पहला, k का पहला, l का होगा दूसरा, l का दूसरा, m का होगा तीसरा, m का तीसरा और n का चौथा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहां पर क्या होगा? एकदम राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा अगला सवाल। फिर ये गजब का सवाल है, ये मान लीजिएगा कि ये छापेगा, मान लो ठीक है, छापेगा ही। इफ यदि आपको बोला जाए कि a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर मान लो 4 है, तो कौन सा कथन सही है वो चुनकर बताना था। मैंने कहा पहले कथन के हिसाब से मैं देखूं, ध्यान देखना दोस्तों, यहां पर क्या दिया गया है कि m फिर a प्लस n फिर c प्लस p फिर e, और नीचे में दे दिया है कि आपके पास m b है ना, b प्लस n d प्लस p और ये f दिया गया है, और इसका मान 4 है। बोलता है एक चीज बताओ दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि a बराबर होगा c के, c बराबर होगा e के, उसी प्रकार b बराबर होगा d के, और d भी बराबर होगा आपके किसके? f के। यदि ऐसा है दोस्तों, तो मैंने अभी देखा कि a बराबर है c के, मतलब c भी बराबर होगा a के। मतलब मैं लिख सकता हूं कि m a तो है, साथ में मेरे पास n a भी हो जाएगा, और ये भी मेरे पास p a हो जाएगा, होगा भाई। उसी प्रकार नीचे की बात करें तो ये m b है ना, प्लस मैं लिख सकता हूं n b, प्लस यहां पर मैं पी बी भी लिख सकता हूं भाई, यहां पर है ना पी बी लिख सकता हूं। तो आप देख पाओगे कि यहां पर कॉमन ए है, तो ए बाहर निकल जाएगा, तो m प्लस n प्लस p हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर b कॉमन निकल जाएगा, तो m प्लस n प्लस p हो जाएगा। तो आप कहोगे कि आपस में कट गए, तो क्या बच जाएगा? a और b। और ए बी का मान हमने देखे कि इस ए बी का मान किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। इसका मतलब इसका कथन क्या है? एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, एकदम करेक्ट है दोस्तों। आए समझ में? अब मैंने ये चीज कहा कि जब इस प्रकार के बराबर वाला केस आ जाए, तो आपको देखना ए बी है क्या है। ए बी, तो ए बी का मान तो 4 है ना, तो 4 लिख दो। यहां पर देखो ए बी ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, इसका मतलब 4 के स्क्वायर 16, ये भी सही होगा। यहाँ पर एम के स्क्वायर से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस ए और बी में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ए बी है बराबर, तो ए बी का मान क्या होगा? 4 ही होगा, ये भी करेक्ट है। एडी इक्वल सी डी इक्वल बी, कैसा हो सकता है भाई? यदि एडी का मान कैसे होगा ऐसा पॉसिबल? तो एक तो नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा? मैंने कहा के एल और एम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आए तो आपसे न छूटे, आप यही कोशिश करिएगा, और बिल्कुल लिख लेना इन चीजों को, ये एग्जाम में आएगा ही यार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ए तथा बी के आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है भाई, ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो तो सही कथन चुनना था। मैंने कहा कि मेरे पास दो बंदे हैं ए और बी, यदि इनके कमाई की बात करूं, मतलब टोटल आय की, तो आय का अनुपात क्या है? तो आप कहोगे 2:3 है। यदि मैं इनके खर्च की बात करूं, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस की, तो अनुपात क्या है? 1:2। और दोनों समान बचाते हैं। समान बचाने का मतलब क्या है भाई?
यदि ए 1000 बचा रहा है तो बी भी 1000 बचा रहा है। अब आप एक चीज कहोगे कि ए ने भी 1000 रुपया बचा लिया और बी ने भी 1000 रुपया बचा लिया। अब मैं ये कहूं कि इनके बचत का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे 3 0 से 3 0, मतलब 1:1 आना चाहिए। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जब समान रूप से बचत करेगा तो उसका अनुपात भी तो समान होना चाहिए। हमको पता है कि आय में से यदि मैंने 100 रुपया कमाया, 80 रुपया खर्च कर दिया तो बचाऊंगा कितना। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि आय में से जब हम अपने खर्च को निकाल देते हैं तो जो बचता है वही हमारे पास बचत होता है। मानते इस चीज को? तो मैंने कहा बचत तो होगा कुछ। 2 कमाया 1 खर्चा किया तो बचेगा 1, 3 कमाया 2 खर्च किया तो बचेगा 1, यही अनुपात आया 1:1। और इस 1 का मान दिया है दोस्तों 1000। अब एक चीज बताओ, जब 1 का मान 1000 है मतलब ए ने तो 2000 कमाया होगा, उसका आय होगा, और बी का 3000 होगा आय। अब हम चेक कर लेते हैं भाई, ए की आय 2000 है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। बी की आय 3000 होना चाहिए, 4000 दिया गया है, गलत हो जाएगा। बी जो है, बी की आय ए की आय से 1000 रुपए कम है। बी की आय कम कैसे हो सकता है, बी का आय तो ज्यादा है इसलिए गलत हो जाएगा, 1000 रुपए ज्यादा है। दोनों की आय का योग 5000 है, 2000 और 3000 को जोड़ के देखेंगे तो 5000 होगा, ये भी करेक्ट है। तो हमारा कौन कौन सा सही होगा दोस्तों? मैंने कहा के और एन, फर्स्ट और लास्ट, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाइयों, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये रहा हमारा अनुपात समानुपात का लास्ट लेक्चर। इसके अतिरिक्त एग्जाम टाइम में टाइम मिला है ना, तो 1-2 लेक्चर और हम देख सकते हैं। क्लियर है? बाकी हम कल देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? फिर आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।